नमस्कार, मैं हूं अमित राघव और आप देख रहे हैं एक देश एक आवाज न्यूज 24 पर अपने शहर की खबर। आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य एवं पूर्व छात्र सभा के नेता केपी त्रिपाठी जी ने हमारे चैनल एक देश एक आवाज न्यूज 24 के मुख्य संपादक अरविंद यादव से बात की। साथ ही त्रिपाठी जी ने कहा कि बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार अपराध मुक्त नहीं अपराध युक्त है। देखिए केपी त्रिपाठी जी से सीधी बात अरविंद यादव के साथ। जी नमस्कार, हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है, हालांकि इनका परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं, जो कि कानपुर विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट भी रहे, आम आदमी पार्टी से संस्थापक सदस्य भी हैं, वर्तमान में कल्याणपुर विधानसभा प्रभारी भी हैं, प्रेसिडेंट हैं। सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, अपने प्रत्याशी घोषित करेगी। कुछ मैं जानना चाहता हूँ। अरविंद जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है हमारी आम आदमी पार्टी के लिए। पार्टी का ये निर्णय है कि 2021 के प्रारंभ में पंचायत के चुनाव और 2022 के उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में पार्टी पूरी तरीके से सभी सीटों पर अपने जिताऊ प्रत्याशी लड़ाएगी। प्रत्याशी घोषित करना चाह रहे हैं 2021 में। क्या लगता है आपको कि उत्तर प्रदेश की जनता, हालांकि प्रदेश तो काफी बड़ा है, उत्तर प्रदेश की जनता लाइक भी कर रही है, तो क्या आम आदमी पार्टी उस पर खरी उतरेगी? देखिए अरविंद जी, इस मामले में केवल एक ही बात करना चाहते हैं। दिल्ली से जब हम लोग उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि औपचारिक स्तर पर हमारी पार्टी चुनाव के समय पर अपना घोषणा पत्र देगी, किंतु हम लोग इस बात का निर्णय ले चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए, किसानों की ज़रूरतों को, किसानों के मुद्दों को हमें वरीयता क्रम पे रखना है, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा राज्य का हिस्सा किसानों पर निर्भर है और कृषि क्षेत्र में है। देखिए, न्यायपालिका के मामले में किसी भी को कुछ बोलने का मैं समझता हूँ अधिकार नहीं बनता। हम लोग न्यायपालिका पे भरोसा करते हैं और उसके प्रति निष्ठा रखते हैं, किंतु हम ये मान चलते हैं कि न्यायपालिका तक सरकार की तरफ से जो पक्ष जाना चाहिए, जो स्पष्टीकरण जाना चाहिए, जब वही तोड़ मरोड़ के पेश किया जाएगा तो न्यायपालिका कहाँ कहाँ पे खुद स्वयं जाके संज्ञान लेगी और कूद पड़ेगी जाके। तो सरकार खुद ही न्यायपालिका को गलत तथ्य पेश करती है। जी। इस वजह से न्यायपालिका के रहने के बावजूद भी सरकार बहुत कुछ अपने ढंग से काम करती है। लेकिन प्रश्न तो उठते हैं। नहीं, प्रश्न उठते हैं, प्रश्न लोग उठाते हैं और लोग जानते हैं कि न्यायपालिका को किस तरीके से मजबूर किया जाता है कि न्यायपालिका अगर खुद जान भी रही तो खुद कुछ कर नहीं सकती। कुछ विशेष मसलों में न्यायपालिका खुद संज्ञान लेती है, लेकिन सरकार पूरे प्रदेश भर में जो चाह रही है वो कर रही है, करा रही है। विपक्ष कहीं आवाज उठा नहीं पा रहा, डरता है कि कहीं लठियाया न जाऊं। वो लाठी खाते भी हैं विपक्ष के लोग। क्यों, हमारे कार्यकर्ता कितनी जगह नहीं मारे गए। संजय सिंह जी के ऊपर हाथरस में स्याही फेंकने का मतलब क्या था? स्याही वहां के किसी आम आदमी ने थोड़े फेंकी थी। स्याही भारतीय जनता पार्टी के एक इतने बड़े कार्यकर्ता ने कि जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नामचीन नेताओं के संग बैठता है 2 पर 2 और कार्यक्रम करता है, उस बंदे ने स्याही फेंकी थी। तो मैं मान के चलता हूं कि इसको योगी आदित्यनाथ जी ने संजय सिंह के ऊपर स्याही फेंकवाने के लिए भेजा था वहां। उत्तर प्रदेश में मुकदमे भी संजय जी के ऊपर काफी मुकदमे पंजीकृत कराए गए, इसके बारे में कुछ? देखिए, संजय सिंह जी के ऊपर मुकदमे पंजीकृत कराना तो किसी के बारे में कोई भी करा सकता है, उसका तो मतलब ही अलग है। मुकदमा पंजीकृत होने का कोई मतलब नहीं बनता। मुकदमा तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर इतने पंजीकृत हैं जिसको कि कोई अच्छा खासा कार्यकर्ता भी नहीं बता सकता। और वो मुकदमे रहने के बावजूद भी वो मुकदमे कब लगाए गए, कब खत्म कर दिए गए, कब उनका निस्तारण हो गया और वो आज यशस्वी चीफ मिनिस्टर माने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के कुछ % लोगों के द्वारा, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। योगी आदित्यनाथ के सामने संजय सिंह जी जिस बुलंदी के साथ आवाज उठा रहे हैं, मित्र यकीन मानो पहली बार उत्तर प्रदेश में ऐसा पूरा जनता यहां देख रही है कि समाजवादी पार्टी के मुख्य विपक्ष में होने के बावजूद, बहुजन समाज पार्टी के विपक्ष में होने के बावजूद, कांग्रेस के विपक्ष में होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के खिलाफ श्री संजय सिंह जी ने जिस जोरदार तरीके से लगातार अनवरत, ऐसा भी नहीं कि हमने एक बार किसी मसले को उठाया हो और हम शांत हो गए हो, हर छोटे बड़े मसले पर हम सरकार के खिलाफ जनता के पक्ष में खड़े दिखाई देते। संजय सिंह जी की ये आवाज कहीं नम नहीं हो सकती। योगी जी जो करना चाहें वो कर सकते हैं। अर्थात नेताजी, आम आदमी पार्टी की तरफ से आप यानी कि बधाई दे रहे हैं तेजस्वी जी को? देखिए, तेजस्वी के मामले में तो मैं मान चलता हूं कि ये बहुत बड़ा ताज्जुब है। मैं स्वयं मान के चलता हूं कि ऐसा कैसे हो सकता है। आज बिहार में केंद्र सरकार और नीतीश बाबू की, जिनको उनके अपने लोग कहते हैं सुशासन बाबू, मुझे समझ में नहीं आता कैसे सुशासन बाबू का तमगा दिया गया कि नीतीश जी और मोदी जी के खिलाफ
तेजस्वी जिस तरीके से कैंपेन कर रहा, आपको याद है, आपने देखा कभी इधर 2-1 दिन के बीच में कि प्रधानमंत्री जी और नीतीश जी की जो कैंपेन चल रही है और मीटिंग चल रही है वो वाटरप्रूफ पांडाल में चलती है। पांडाल की तो एक हद होती है, एक रेंज होती है जी। मुझे तेजस्वी की कोई भी मीटिंग ऐसी नहीं दिखाई पड़ी जिसमें कि मंच के अलावा पांडाल लगा हो। नहीं तो बधाई देते हैं ना आप। अरे भाई बधाई इसलिए देता हूं, मैं बधाई नहीं दे सकता। देखिए मैं राजनीतिक पार्टी का हूं, मैं बधाई नहीं दे सकता हूं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि जिस बंदे की चुनावी कैंपेन खुले मैदान में करनी पड़ रही हो और जिसके खिलाफ जिनको अपनी मीटिंग पांडाल के अंदर मैनेज करनी पड़ रही हो, ये जो भीड़ का अनुपात है ये साबित करता है कि तेजस्वी ने बहुत बड़ा अब बिहार की जनता में जैसे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें कि भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो यह भी कह दिया कि हमने अपराध मुक्त कर दिया है प्रदेश, लेकिन आप हाथरस की घटना देख लीजिए, बलिया की घटना आप देख लीजिए कि एक विधायक जातिगत भाव रखते हैं। तो आम आदमी पार्टी यदि प्रदेश में सरकार बनाती है तो उनका घोषणा पत्र क्या होगा? हाथरस के घटनाकांड को आप देख लीजिए। एक दलित लड़की के साथ अपराध हुआ, जघन्य अपराध हुआ जी, जघन्य अपराध। और इसको हीनियस क्राइम बोला जाता है कि एक तो ये कि सामाजिक स्तर पर जिस काम की निंदा की जाती, जिस काम को मना किया जाता, जिस काम से दूरी रखी जाती, वो काम हुआ, ठीक है ना। और इसके बाद उसके साथ उस काम को भी इस तरीके से किया गया कि उसकी जान तक चली गई। तो मैं समझता हूं कि बलात्कार उन लड़कों ने जो किया था, एक ऊंची जाति के लड़कों ने जो किया था, वो तो गलत काम था ही था, लेकिन उससे भी ज्यादा गलत काम यह हुआ कि उस लड़की के शव को भी सरकार के स्तर पे भी सम्मान नहीं दिया जा सका और 2:30 बजे रात में मिट्टी का तेल डाल के जलाया गया था। जी जी। उसके कुछ दिन बाद बलिया में सरकारी अमला और 200-500 की भीड़ के बीच में वहां के स्थानीय विधायक, दबंग विधायक के दबंग समर्थक ने मंच पर एक मामूली व्यक्ति को गोली मार दी। और आपने देखा होगा कि आपके सारे मीडिया चैनल्स ने दिखाया कि उस गोली मारने वाले को पुलिस वाले लोगों ने, अधिकारियों ने पकड़ा भी। बावजूद इसको वो 4 दिन 5 दिन इधर उधर घूमता रहा और फिर लखनऊ से पकड़ने का नाटक किया गया। इन 4-5 दिनों में स्थानीय विधायक ने यहां तक कहा कि अगर अखिलेश यादव बिरादरी का पक्ष ले सकते हैं तो मैं अपनी बिरादरी का पक्ष क्यों नहीं ले सकता। मुझे ये नहीं समझ में आता है। नहीं, अखिलेश जी की अगर हम बात करें तो अखिलेश जी को तो खैर विकास पुरुष कहा जाता है, लेकिन समाजवादी पार्टी में तो वो सभी को लेकर के चल रही है। मित्र, मैं वहां के स्थानीय विधायक सुरेंद्र सिंह की बात पे किसी भी स्तर पे सहमत नहीं हूं। मैं कहता हूं कि क्या एक विधायक को ऐसा कहने का कोई भी बनता औचित्य कि वो कहे कि कोई आदमी अपनी जाति का पक्ष लेता था तो मैं भी अपनी जाति का पक्ष लूंगा। फिर ये जनप्रतिनिधि कहां हुए? इनको तो वहां की 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख लोगों के बीच में एमएलए चुना गया है। सबने इनको वोट दिया होगा, हर जाति वर्ग के लोगों ने वोट दिया होगा। क्या उनके क्षेत्र में उनकी अपनी जाति के इतने वोट हैं कि वो विधायक बन सकें? और अगर ऐसा नहीं है तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए। यानी कि अपराध मुक्त अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मैंने अपराध मुक्त भारत कर दिया तो नहीं। देखिए ऐसा है, अपराध मुक्त शासन अलग चीज है, अपराध युक्त शासन अलग चीज है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जो कहते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त कर दिया है, वो गलत करते हैं। उनके बात में और वाक्य में एक शब्द का फर्क आ गया। उन्होंने अपराध युक्त शासन किया है। क्यों? कि मैं मान चलता हूं कि एक समय ऐसा था कि जब जनता के बीच में ही कुछ अपराधी लोग अपराध करते थे। जी। आज की तारीख में मैं ये मान के चलता हूं कि सरकार अपराध कर रही है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो क्या उत्तर प्रदेश में आपको नहीं लगता कि एक व्यक्ति विशेष या एक जाति विशेष के लोगों का शोषण किया गया है? कानपुर का विकास दुबे कांड क्या था? मैं मान लेता हूं कि विकास दुबे अपराधी हो सकते हैं, लेकिन क्या अपराधी पर कोई भी कार्रवाई महाअपराधी बन के की जा सकती है? विकास दुबे ने जब महाकालेश्वर में, उज्जैन में अपने आप को सबके सामने सरेंडर कर दिया था। जी। यहाँ की सारी जनता इस बात को मानती कि विकास दुबे ने जो भी अपराध किए थे या जो भी उनके ऊपर अपराध लगे थे, आरोप लगे थे, सरकार, सक्षम न्याय व्यवस्था उन सारे मसलों को अपने ढंग से समझती और विकास दुबे को दंड देती। लेकिन इसका मतलब क्या बनता है कि आप विकास दुबे को वहां से 300 किलोमीटर लाके कानपुर के किनारे पे आप उसकी गाड़ी पलटा के उसका एनकाउंटर कराते। विकास दुबे के साथी, जिसकी शादी 2 दिन पहले हुई थी, उस साथी को तो आप एनकाउंटर में मार देते हो और उसकी पत्नी को जेल में डालते हो। इसका मतलब क्या हुआ? 2.5 दिन पहले आई कोई भी लड़की अपराध में कैसे शामिल?